Hello friends, welcome to Abhi Law, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish R. Patnigire in our lecture series of Indian Penal Code 1860. Today we are going to start Chapter 4, General Exceptions. General Exceptions means General Defense. General Defense मतलब कि जो कोई आरोपी है, जिसको भी आरोपी बनाया गया है, उसको डिफेंस अगर लेना है तो वो डिफेंस चैप्टर 4 के तहत वो ले सकता है। अगर आप एक अच्छे एडवोकेट बनना चाहते हैं, स्पेशली डिफेंस लॉयर बनना चाहते हैं, तो आपको चैप्टर 4 अच्छी रीति से मालूम होना चाहिए। यूनिवर्सिटी भी इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस पूछती रहती है, इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि आप मेरा ये लेक्चर ध्यान से सुनिए। जनरल एक्सेप्शन स्टार्ट होता है सेक्शन 76 से लेके 106। मतलब अगर कोई एक्ट ऑफेंस हो और उस एक्ट को ऑफेंस अगर बताया गया है तो वो ऑफेंस अगर इन हालातों में किया गया जो चैप्टर 4 में बताया गया है, उन सर्कमस्टेंसेस में किए गए होंगे, तो वो ऑफेंस नहीं कहलाए जाएंगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूं ध्यान से सुनिए चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस। आइए इसको मैंने डिवाइड किया है, जो जनरल एक्सेप्शंस है उसको सेक्शन 76 से लेके 106 तक। ये जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ, ये एक डिफेंस है सेक्शन 76, 79। उसके बाद प्रिविलेज एक्ट एंड जुडिशियल एक्ट 77, 78। उसके बाद एक्सीडेंट सेक्शन 80, नेसेसिटी सेक्शन 81, इनकेपेबिलिटी टू कमिट क्राइम सेक्शन 82 से लेके 86 तक, एक्ट डन विथ और विदाउट कंसेंट 87 से लेके 92 तक, कम्युनिकेशन इन गुड फेथ सेक्शन 93, एक्ट कंपेल्ड बाय थ्रेट सेक्शन 94 और ट्रिफलिंग एक्ट सेक्शन 95। ये हो गए जनरल एक्सेप्शंस के कुछ सेक्शन। राइट टू प्राइवेट डिफेंस मैंने इसमें लिया नहीं है, उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन इन बातों को हमको याद रखना है। सेक्शन 76 से लेके 106। ओके, मैं क्या बताऊंगा इसमें, मीनिंग बताऊंगा, उसके एलिमेंट्स बताऊंगा और उसके कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर 4। ओके, जनरल एक्सेप्शंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जिस एक्ट को एक्सक्यूज किया जा सके और जो एक्ट जस्टिफाई किया जा सके। याद रखना डिफरेंस क्या है, वन एक्ट कैन बी एक्सक्यूज्ड, अनदर एक्ट is justified. So general defense is divided into two parts. General exceptions is divided into two parts. आप ये देख सकते हैं पावर पॉइंट पे मैंने आपको दिखाया दोनों का डिफरेंस, कौन कौन से एक्ट एक्सक्यूजेबल है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 76, 79 एक्सक्यूज, एक्सीडेंट एक्सक्यूजेबल है, इन्फेंसी एक्सक्यूजेबल है, इंसेनिटी एक्सक्यूजेबल है, इंटॉक्सिफिकेशन एक्सक्यूजेबल है। ओके, जस्टिफाइड एक्ट कौन कौन से, जुडिशियल एक्ट, नेसेसिटी, कंसेंट, ड्यूरेस, कम्युनिकेशन, ट्राइफल्स एंड प्राइवेट डिफेंस। ये सारे जो एक्ट है ये क्या है, जस्टिफाइड है। तो एक्सक्यूजेबल मतलब क्या, कि उस एक्ट को एक्सक्यूज किया जा सकता है, नजरअंदाज किया जा सकता है, उसकी वजह से वो ऑफेंस नहीं कहलाया जाएगा। जस्टिफाइड एक्ट क्या है, कि वो एक्ट करने के लिए वो आदमी जस्टिफाइड था, मतलब वो एक्ट को एक्सक्यूज नहीं कर सकते लेकिन वो जस्टिफाइड था, उसको वो एक्ट करना पड़ा, खुद के लिए करना पड़ा। तो ये हो गए दोनों के मोटे मोटे डिफरेंस। आइए हम पहला देखते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूनिवर्सिटी बार बार इसको पूछती है, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। आइए हम देखते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है। मैंने आपको बता दिया कि जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है इसको अंडरस्टैंड एकदम आसानी से हो सकता है। सेक्शन देखिए सेक्शन 76, एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। इसके इंग्रेडिएंट को हमको देखना है, इसके हेडिंग को देख लेते हैं। एक्ट डन बाय पर्सन हु इज बाउंड, मतलब उसको करना ही है, और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। ओके, मतलब उसको लगा कि नहीं मैं बाउंड हूं ये एक्ट करने के लिए, या
वो एक्चुअल बाउंड है। ये हो गया मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इस सेक्शन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। इसका मतलब क्या है? इसके इंग्रेडिएंट को हम देखते हैं पहला, तो हमको समझ में आएगा। ओके, कोई भी ऑफेंस नहीं होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस। नथिंग जब भी आता है तो ये नेगेटिव सेंटेंस होता है, याद रखना। नथिंग इज एन ऑफेंस। ओके, डन बाय होम? बाय अ पर्सन। याद रखना, पर्सन पहला इंग्रेडिएंट हो गया। दूसरा, रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेकेंड इंग्रेडिएंट हो गया। थर्ड, नॉट बाय द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। नॉट बाय द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, अंडरलाइन करो, नॉट बाय। ओके, इन गुड फेथ। गुड फेथ, गुड फेथ मतलब क्या? गुड फेथ को अगर अपने को पढ़ना है तो हमको चैप्टर 2 पे जाना पड़ेगा, गुड फेथ का डेफिनेशन निकालना पड़ेगा। गुड फेथ का डेफिनेशन बताता है कि थिंग्स डन विथ प्रॉपर ड्यू केयर एंड अटेंशन। कोई भी बात ड्यू केयर और अटेंशन से की गई है, प्रॉपर ड्यू केयर लिया गया है, तो वो एक्ट गुड फेथ में होता है। ओके, गुड फेथ का मीनिंग कहां पर है? चैप्टर 2 में। मुझे लगता है वो सेक्शन 52 में होगा या 56 में, जरा चेक कर लीजिए आपके बैरक को। ओके, एंड बाउंड बाय लॉ टू डू इट। तो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए। पहला तो पर्सन है, दूसरा रीजन मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, इट शुड नॉट बी द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, ये तीसरा है। एक्ट शुड बी डन इन गुड फेथ, ये चौथा इंग्रेडिएंट है। एंड ही शुड बिलीव दैट ही हैज टू डू दैट एक्ट। इसमें हम एक इलिस्ट्रेशन को देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, याद रखना क्या हुआ कि एक बंदा था पुलिस ऑफिसर। वो पुलिस ऑफिसर ने अपने जमादार को बोला कि जा भाई गांव में और मिस्टर गुप्ता को अरेस्ट करके लेकर आ। तो जमादार था वो चला गया। वो गया किया, जाकर गांव में पहुंचा। गांव में उसने पूछा तो 2 गुप्ता थे। इसने एक गुप्ता को उठाकर लेकर आ गया पुलिस स्टेशन में। अब बोले चलो साहब ने बुलाया, और अभी पुलिस ऑफिसर तो जगह पे थे ही नहीं, वो चले गए थे बाहर। तो अभी उन्होंने उसको बिठा दिया। शाम के 8 बजे तक बिठाया, और 8 बजे वो पुलिस ऑफिसर आया और बोला, उसने पूछा अरे गुप्ता को लाया क्या? बोला लाया है सर, बिठाया है। अरे बोला ये कौन से गुप्ता को लाया? मैंने ये गुप्ता नहीं बोला था। ओके, तो गांव में कितने गुप्ता थे? 2। इसने क्या किया? गलती से इस गुप्ता को लेकर। अभी गुप्ता ने क्या किया? गुप्ता ने जमादार के खिलाफ केस ठोक दी। अगर केस ठोक दी तो क्या वो जमादार को डिफेंस मिलेगा? कोर्ट में जरूर मिलेगा। कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 76 के अंडर। क्या हो गया? मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। 2 गुप्ता थे, इसको पता नहीं था कौन सा गुप्ता, इसने एक गुप्ता को उठा कर लाया। ये तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई भाई। ओके, इसके वजह से वो ड्यूटी बाउंड भी था, उसको लाना ही था क्योंकि ऑर्डर सुपीरियर के थे, तो ड्यूटी बाउंड था और मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। ये 76 कवर हो गया। मुझे लगता है आपको 76 समझ में आया होगा। 79 की ओर चलेंगे। मिस्टेक ऑफ लॉ, एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। मतलब उसको लगता है कि भाई ये एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ है। ओके, सेक्शन 79 को देखते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय पर्सन। पर्सन को अंडरलाइन करो। पहला इंग्रेडिएंट है पर्सन। दूसरा इंग्रेडिएंट हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ, वो जस्टिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। तीसरा रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ओके, चौथा नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ, ये चौथा इंग्रेडिएंट है। एक्ट डन इन गुड फेथ, पांचवा इंग्रेडिएंट है। ओके, 5 इंग्रेडिएंट पता चल गया, अंडरलाइन कर लिए बैरक एक्ट में आपने। ठीक है, इसके हम एग्जाम्पल को देखते हैं और इस सेक्शन को आसानी से समझ लेते हैं। ओके, क्या हुआ मालूम है? कुछ बच्चे लोग टहल रहे थे रात को, और टहलते टहलते उन्होंने एक आदमी को देखा। वो क्या कर रहा था? गेट के अंदर कुदी मारकर घुस गया एक घर के अंदर। गेट तो लॉक था, ये कुदी मार कर गया। जैसे ही कुदी मार कर गया, ये जो बच्चे लोग वहां पर चल रहे थे 2-4, उन्होंने उसको देखा और खुदी मारकर अंदर जैसे ही पहुंचा और घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था,
क्या किए, वो बच्चे लोग फटाफट खुदी मार कर आए, उन्होंने उसको पकड़ा, और क्योंकि उन्होंने उसको पकड़ा तो दोनों में हाथापाई हो गई। ये 4 लोगों ने उसको क्या किया, 2-4 झापड़ मार दिए, और झापड़ मारने के बाद वो बंदा बोला, अरे भाई साहब याद रखो मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो इसी घर में रहता हूँ। ठीक है, उन्होंने उसको छोड़ दिया, लेकिन नेक्स्ट डे जाके उस बंदे ने क्या किया, कंप्लेन कर दिया ये चारों के खिलाफ। अब देखिए सेक्शन 79, क्या ये 4 बंदों का काम है इसको रोकना? यस, उनको अगर किसी ने देखा ऑफेंस हो रहा है, ही कैन स्टॉप दैट ऑफेंस, ओके, ही कैन इवन अरेस्ट दैट पर्सन एज पर CRPC। तो कोई भी सिटीजन हो, अगर उसने गलती से कोई ऑफेंस होने के वक्त रोकने की कोशिश की, अब उनको नहीं मालूम था कि भाई गेट लॉक हो गया है और ये बंदा उसी घर का बंदा है और वो खुदी मार कर जा रहा है, भाई गेट में खुदी क्यों मारेगा, वो तो बोलेगा ना गेट खोलो। तो ये मिस्टेक हो गया उनसे, लेकिन वो जो बंदे थे वो जस्टिफाइड बाय लॉ थे, उनको लगा कि कोई जुर्म होने वाला है, कोई ऑफेंस होने वाला है। तो मुझे लगता है आपको सेक्शन 76 और 79 पता आ गया होगा। आइए हम इसके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन को देखते हैं। यूनिवर्सिटी क्या क्वेश्चन पूछती है, डिफरेंस इन मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये क्वेश्चन जरूर पूछती है यूनिवर्सिटी। ये दोनों का डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिया है, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मीनिंग इस मिस्टेक ऑफ लॉ का क्या है, इट इज एन एनरस बिलीफ अबाउट लीगैलिटी ऑफ एनी मैटर। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का क्या है, मीनिंग इट इज एनरस बिलीफ एज टू समथिंग विच इज फैक्चुअल। ये दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद मिस्टेक ऑफ लॉ का दूसरा डिफरेंस है डिफेंस, देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट में देयर इज नो एक्सक्यूज एक्सेप्ट इन दोज केस वेयर मोटिव इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट। मोटिव क्या था, ओके, क्रिमिनल लायबिलिटी एब्सोल्यूट है, यहां पर क्रिमिनल लायबिलिटी में बी एग्जीक्यूटेड एज एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 76 एंड 79 ऑफ द IPC। सिविल लायबिलिटी एब्सोल्यूट, सिविल लायबिलिटी एब्सोल्यूट, ये हो गए डिफरेंस। तो मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अगर ये आप 4 डिफरेंस लिख दे, आपको यूनिवर्सिटी में फुल मार्क्स मिल सकता है। उसके बाद का जो हम डिफेंस देखने वाले हैं वो है प्रिविलेज एक्ट एंड जुडिशियल एक्ट। ये 2 सेक्शन को हम समझ लेते हैं। सेक्शन 77, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, मतलब जज ने अगर जुडिशियली कोई काम किया तो वो जस्टिफाइड होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर which is or which in good faith he believes to be given to him by the law। इसका मतलब क्या है, चलो इंग्रेडिएंट को देखते हैं। कोई भी सेक्शन का पढ़ना है, इंग्रेडिएंट को ढूंढना है। क्या है, जज होना चाहिए, अंडरलाइन जज। 77 के लिए जज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंग्रेडिएंट एक्टिंग जुडिशियली, एक्टिंग जुडिशियली अंडरलाइन करो, ओके। एक्सरसाइजिंग द पावर इन गुड फेथ, गुड फेथ, एक्सरसाइजिंग पावर इन गुड फेथ, ओके। इतने इंग्रेडिएंट्स को आपको याद रखना है। ये इंग्रेडिएंट्स अगर आ गए तो समझ लेना सेक्शन 77 का डिफेंस मिल गया। आइए हम उसके एक एग्जाम्पल को देखते हैं, ओके। कोई जज है और किसी जज ने किसी एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया और ये कन्विक्शन की वजह से ये एक्यूज नाराज हो गया और उसने जज के खिलाफ ही जाके FIR दर्ज कर दिया। ऐसे तुम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, जज के पास पावर है, जुडिशियली एक्ट किया है, गुड फेथ में किया है। जहां जहां गुड फेथ आएगा वहां पर आपको याद रखना है एक्ट डन विथ प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, ओके। ड्यू केयर, निग्लिजेंस नहीं होना चाहिए, ड्यू केयर लेना चाहिए, तो गुड फेथ में हो गया, ठीक है। सेक्शन 77। आइए हम सेक्शन 78 को देखते हैं, जुडिशियल एक्ट। सेक्शन 78 जुडिशियल एक्ट, एक्ट डन परस्यूएरेंट टू द जजमेंट और द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ठीक है। अगर कोई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसके खिलाफ अगर कोई एक्शन लिया गया है, एक्ट किया गया है, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। नथिंग विच इज डन इन परस्यूएरेंस ऑफ और विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और द ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, इफ डन such judgment or order remains in force is an offense, notwithstanding the court may have and had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided the person is doing the act in good faith, believes that the court has the jurisdiction। मतलब क्या है कि भाई किसी कोर्ट ने ऑर्डर कर दी और उस ऑर्डर को अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया, ऑर्डर का टाइम लिमिट में उसको इंप्लीमेंट करना है
और ऑर्डर कंटिन्यू हो रही है, तो वो ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन अगर किसी ने किया, हो सकता है कि वो कोर्ट के भले ज्यूरिडिक्शन नहीं हो, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग करने वाले ऑफिसर को पता नहीं कि वो कोर्ट के पास उसका ज्यूरिडिक्शन नहीं था। ऐसे वक्त अगर कोई एक्ट होती है तो वो सेक्शन 78 के अंडर डिफेंस ले सकती है। मतलब क्या, आइए हम सिंपल एग्जाम्पल को देखेंगे। ओके, किसी सेशन कोर्ट ने ऑर्डर दे दी डेथ पनिशमेंट की, ठीक है, अपहेल्ड होना बाकी है था, तो क्या जल्लाद उसको पनिशमेंट दे सकता है डेथ पेनल्टी की? ओके, अपहेल्ड हो गई, जल्लाद के पास पहुंचा और जल्लाद ने क्या कर दिया, उसको फांसी की सजा पे इम्प्लीमेंट कर दिया, उसको लगा दिया फांसी। तो उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने जल्लाद के खिलाफ केस दर्ज की कि इन्होंने हमारे रिलेटिव को फांसी दी। क्या जल्लाद के खिलाफ ये ऑफेंस दर्ज होगा? नहीं, जल्लाद को सेक्शन 78 के अंडर डिफेंस मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि मैंने आज आपको मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, प्रिविलेज एक्ट और जुडिशियल एक्ट और जनरल एक्सप्लेनेशंस, एक्सेप्शंस के सारे जो सेक्शंस है बता दिए और उसका इंट्रोडक्शन दे दिया। तो मुझे लगता है कि आपको जनरल एक्सेप्शंस को कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स अभिलॉ comments@gmail.com पर भेजना ना भूलना। थैंक यू।